आज पिंटू डेडा का जो किरदार है वो लोगों के सामने है और शायद उस किरदार की वजह से मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। 10वीं कक्षा में एक बार फेल, रीज़न पिक्चर में फेल होना, दोबारा भी फेल। तो आना भी बड़ा ऐसा रहा कि भाई हीरो है, फिल्मों में आना था, तो इसमें आना भी बड़ा फिल्मी रहा मेरा। हमेशा मैंने अपने दोस्तों का सहारा लिया और दोस्तों का बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में। एंग्री यंग मैन है ना, अमिताभ बच्चन जी मेरे अंदर जागे और एक भूचाल अंदर पैदा हुआ कि यार अभी कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। क्या करना है पता नहीं। हाँ जी मैडम, वो एक्टर बनने का फार्म दे देना। एक आदमी है जिससे मैं मोहब्बत बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ भाव से करता हूँ। हाँ जी गुरुजी, तुम्हारा ये क्या है? हाँ भैया हमारे गुरुजी राजेश खन्ना बनना जी। कह रहा भैया राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना का बाप बनाएगा, मैं तो एक्टर बनाता हूँ। घर की कंडीशन ऐसी आ गई थी कि शायद एक बल्ली को हटा के दूसरी बल्ली लगानी पड़ रही थी छत को रोकने के लिए। मैं कूदा, जैसे ही मैं कूदा वैसे ही एक वैगनार आई और उसने उड़ा दिया। मैं कल 100 करोड़ लोगों का भी दिल जीतूंगा। ड्राइविंग ना मैं ऐसे 2 टायर पे चला देता हूँ, इतनी अच्छी मेरी ड्राइविंग। कोरोना आया, फैमिली से 3 लोग भी मैंने खो दिए शूटिंग के दौरान। एक बूंद जब ऊपर से टपकती है एक पत्थर पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही बूंद अगर लगातार टपकती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती। क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन में कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन होता जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभिनेता प्रदीप नागर आप लोगों के सामने। मैं ग्रेटर नोएडा के एक छोटे गांव है सादुल्लापुर, जहां से बिलोंग करता हूं। तो वहां उस गांव में मैंने एक बड़ा सा सपना देखा, जिसको पूरा करने में, जिसकी जद्दोजहद में मुझे करीबन 14 साल लग गए। और आज 14 साल का वनवास कटा तो मुझे अपनी कहानी शुरू से आपको बताने का मौका मिला यहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ चैनल का। सो शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की जब मैं 10th क्लास में था। तो एक बार फेल हुआ और फेल होने का कारण ये था कि रात दिन बस पिक्चरें देखते थे हम लोग। और पिक्चरें भी ऐसे कि अगर आसपास में 6-7 सिनेमा है तो 6 दिन में 6 पिक्चरें हम लोग ख़त्म कर रहे थे। तो मेरा एक दोस्त है सचिन नागर, जिनका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। हालांकि उस वक्त तो ऐसा होता था कि बस ये लड़का मोहल्ले में ना दिख जाए, क्योंकि यही लड़का बस सतबीर के लड़के को बिगाड़ रहा है, ये ना आ जाए। ये अगर आ गया तो मतलब ये कि ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। बट मैं उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे आप सब लोगों के सामने आने का मौका मिला। तो 10वीं क्लास के मैंने एग्ज़ाम दिए, 10वीं कक्षा में एक बार फेल, रीज़न पिक्चर में फेल होना, दोबारा भी फेल। तो आना भी बड़ा ऐसा रहा कि भाई हीरो है, फिल्मों में आना था, तो इसमें आना भी बड़ा फिल्मी रहा मेरा। हुआ ऐसा कि 10th क्लास में दूसरी बार फेल हुआ मैं। फेल होने के बाद पिताजी मेरे उधर से बड़े मायूस होके, उन दिनों जो रिजल्ट थे वो आते थे पेपर में, तो पेपर लेके बड़े स्टाइल, मतलब उदास होके, मुझे तो स्टाइल लग रही थी लेकिन बड़े उदास होके वो लेके आए और ऐसे फेंक दिया उसमें कि भाई प्रदीप जरा देख के बता भैया, मुझे तो मिला नहीं, तू बैटरी लेके ढूंढ ले, तेरा रोल नंबर इसमें कहीं मिल जाए तो कह के और बैठ गए। बैठने के बाद मैं सामने कपड़े धो रहा था, मैं उठ के आया, मैंने देखा इधर उधर कि पापा नहीं है, तुमने देखा तो नहीं होगा। तो बैठे और बैठने के बाद जो मतलब 5-10 मिनट के गैप था, साइलेंट थे और धीरे धीरे उनकी आंखों से जो आंसू जा रहे थे, एक के बाद एक। तो शायद उस दिन मतलब कहाँ से जो एक एंग्री यंग मैन है ना, अमिताभ बच्चन जी मेरे अंदर जागे और एक भूचाल अंदर पैदा हुआ कि यार अभी कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है। क्या करना है पता नहीं, कैसे करना है पता नहीं, लेकिन बड़ा करना है। ठीक है जी, घर से बाहर निकला, आंखें नम थी, गुस्सा था, बहुत सारा भूचाल अंदर था। तो मेरे एक भाई हैं, बुआ के लड़के, डॉक्टर रणवीर सिंह, तो वो उन दिनों सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। उनके पास हम लोग गए और 1-2 दोस्त और मेरे साथ थे, जिनको मैंने बताया कि यार कुछ बड़ा करना है। तो वहाँ तक पहुँचे मोहित और अजीत कि यार कुछ बड़ा करना है भाई, क्या होता है सबसे बड़ा? तो मैं यार दादी कहती है लड़ाई झगड़े में, अच्छा तू घना मतलब कलेक्टर बनेगा या तू पढ़ लग के ये डीएम बन जाएगा, ये हो जाएगा। ये बनते कैसे, होता कैसे यार? ये सिविल सर्विस की तैयारी होती है तो इसके लिए, लेकिन तू हाई स्कूल में भी दूसरी बार फेल हुआ, तो पहले हाई स्कूल कर, फिर इंटर कर, फिर ग्रेजुएशन में हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे मुखर्जी नगर जाके। ठीक है, अब पढ़ने में मन लगता नहीं।
अंदर से तो जोश भरा हुआ कि करना है, अब दिमाग ये कह रहा कि कैसे होगा, चलो करते हैं। पर निकल गए। तो उन्होंने मुझे गाज़ियाबाद में एक लाइब्रेरी है हरिश्चंद्र त्यागी सार्वजनिक पुस्तकालय, वो मुझे ज्वाइन कराई। साथ में 50 रुपये दिए। उनको पता था कि मेरी दवाई क्या है, क्योंकि वो बहुत पहले से एक और कहानी है इसमें कि वो किसी से प्रेम करते थे। तो उन दिनों जब मैं पिक्चर देखता था तो मेरी फ़ीस ये रहती थी कि मैं आपका लेटर यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँगा, लेकिन इसके एक टिकट लगेगा पिक्चर का, तो आप मुझे ये दे दो, मैं आपका लेटर यहाँ पहुँचा दूँगा। तो उन दिनों उन्हें पता था कि ये पिक्चर के टिकट के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन करी मैंने। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के साथ साथ उन्होंने 50 का नोट मुझे दे दिया कि जब तक तेरा दिल करे पढ़, उसके बाद ये ले 50 रुपये और अपना पिक्चर देखने चले जाना 3 से 6, और उसके बाद गाज़ियाबाद से मारीपत मेरा रेलवे स्टेशन है, वहाँ ट्रेन आती है, आप आओ और वहाँ से गाँव आ जाना। तो उस दिन वो समझा के गए। तो पहला दिन था, तो मैंने 2-3 घंटे बड़े किताब, और मेरे बीच में जो जद्दोजहद चली कि मेरा पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं, तो पढ़ना है, तो पढ़े। 1-2 दिन 4 दिन मन लगा, 5वें दिन से फिर वो पिक्चर देखना चालू। जो पैसे देके ख़त्म हो गए, मैंने कि भैया वो तो ख़त्म हो गए। अरे नहीं, ये तो महीने के लिए थे। 12 या 10 रुपये का टिकट आता था कि 5 फिल्में आ जाएंगी महीने में, तूने 1 हफ्ते में ख़त्म कर दी। तो वो और देखे गए। तो उन्हीं दिनों राजकुमार जी थे जिन्होंने मुझे 10वीं कक्षा में 10वीं तक की पढ़ाई कराई। तो मैंने 10वीं पास की, और उसके बाद लगातार लगे रहे कि करते हैं, बट मन बार बार नहीं लग रहा था। मन बार बार, जैसे भी मैं गांव से ट्रेन पकड़ता था 2 किलोमीटर चल के, फिर गाज़ियाबाद से 2 किलोमीटर चल के 2 से 3 किलोमीटर लाइब्रेरी जाते थे, तो वो बीच में जब जाती बात पोस्टर छपते थे दीवारों पे, तो कि ये फलाना, ये हरी पैलेस पे लगी हुई है, ये रामा पे लगी हुई है, ये चौधरी सिनेमा पे लगी हुई है, तो अट्रैक्ट होते थे। पैसे नहीं होते तो मैं ऐसे ही सिनेमा चला जाता था देखने के लिए कि कोई नहीं, पिक्चर अच्छा, ये पोस्टर लगा, इतना बड़ा पोस्टर है, मज़ा आता था देख के उनके एक्शन। किसी में बंदूक ली हुई है, किसी में, बल्कि चौधरी सिनेमा था जो बड़ा तलवार और बंदूक अलग से निकाल के बड़ा सा पोस्टर बनाता था। फिर लाइब्रेरी चले जाते थे, पढ़ते थे, बट वो अंतर्द्वंद चल रहा था कि यार शायद ये जोश में कुछ हो गया ऊपर नीचे, मंजिल कुछ और है, जाना कहीं और है, दिल किसी और के लिए कर रहा। तो मैंने ऐसे मेरे जो साथ में जो तैयारी कर रहे थे लोग, उनको पूछा यार कि मुझे एक बात बताओ, ये IAS PCS लोगों को कितने लोग जानते हैं, आप कितने लोगों को जानते हो? तो बोला यार 1-2 लोग। और एक्टर? अरे यार एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र, सलमान खान, फलाना, ये वो। अरे तो पैसा किसके पास बड़ा होता है? एक्टर सुपरस्टार होते हैं, एक ऐड करने का करोड़ों रुपए ले लेते हो। तो फिर मतलब भाई मुझे एक्टर बनना है। अब एक्टर कैसे बनते हैं? अब ये और बड़ी दुविधा कि एक्टर कैसे बनते हैं, क्योंकि उन दिनों यहाँ मैं जहाँ से आता हूँ, गौतम बुद्ध नगर से या गाज़ियाबाद से या नोएडा से, इन तीनों के तीनों जिलों में कोई आदमी नहीं था इस क्षेत्र में। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये जानना कि एक्टर कैसे बने। तो उन्हीं दिनों लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर में छपा, इरफान खान साहब का एक लेख आया कि किसी फिल्म की उन्हें सफलता मिली थी, कि इस फिल्म में इन्होंने ये किया और इसके लिए ये अवार्ड मिल रहा है, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हुई है, दिल्ली से। तो मानो मुझे जैसे करोड़ों रुपए मिल गए हो कि यार एक पता मिल गया, यहाँ से एक्टर बनते हैं। तो मैंने अपने भाई मोहित को फ़ोन किया, मोहित बुलेट निकाल और सीधा आ जाए यहाँ पे, यहाँ से सीधा चलते हैं मंडी हाउस। मंडी हाउस में कहाँ जाना? कोई एक स्कूल है, वहाँ जाके पता करते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ गए, वहाँ जाके, क्योंकि थोड़ा रूड थे, वही अक्खड़ लैंग्वेज थी, भाषा, जो कि हालांकि वो भाषा वैसी है बट प्यारे लोग होते हैं। तो सीधा जाके मैंने मैडम को बोला कि मैडम, वो देसी अपनी जो भाषा थी, हाँ जी मैडम, वो एक्टर बनने का फार्म दे देना। तो उन्होंने बड़ी रूड तरीके से मेरी तरफ देखे, बात कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना फॉर्म दिया, कितने का? 100 रुपये। मैंने उनको 100 रुपये दिए। और मैडम कहाँ लगेगा? मैं, और वही लगेगा जो, हाँ मैंने, क्या तुम्हारे पास क्या है? कि जी हाई स्कूल में मैं तो अभी फेल हुआ हूँ, फॉर्म दो, ये लो पैसे। पूरे 5 साल पहले आ गए हो, आगे जाके पढ़ाई करो। फिर एक लॉटरी लगी थी, फिर एकदम से फेल किया, रही तो फिर वापस वहीं पे आके खड़े हो गए। आप कैसे करोगे? आप अब कैसे होगा? तो वापस लाइब्रेरी आए। देखो लाइब्रेरी का कितना बड़ा योगदान है पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी। तो वहाँ न्यूज़पेपर में ही छपा, और उसी दिन मुझे जाते ही न्यूज़ मिली कि मूठ मंत्र कहानी प्रेमचंद साहब की, उनका मंच पे मंचन हुआ है गांधर्व संगीत महाविद्यालय गाज़ियाबाद में। संदीप सिंगवाल जी डायरेक्टर हैं जिन्होंने किया। मैं कट्टू अगले दिन गांधर्व संगीत महाविद्यालय, वो अपना कपड़े वपड़े उतार रहे थे जो लगे हुए थे उनके पर्दे वगैरह।
तो मैंने जाके बोला मन की, हाँ जी गुरुजी तुम्हारा ये क्या है? कह रहा हाँ भैया हमारे ये। मन गुरुजी राजेश खन्ना बनना है जी। कह रहा भैया राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना का बाप बनाएगा, मैं तो एक्टर बनाता हूँ। मन की एक्टर ही बनना है जी। कह रहा ठीक है बाहर बैठ जा। तो बाहर बैठ गया 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो रिहर्सल के बाहर निकले, हंसते हंसाते हुए जा रहे थे। और उन्होंने सडनली मैं पार्क में बैठा हुआ था तो उनकी नज़र गई, उन्होंने बोला कि अरे भाई राजेश खन्ना गया नहीं है अभी। मन की नाजी बन के जाऊँगा मैं तो, क्योंकि जिद्दी किस्म का हूँ और बहुत ज़्यादा पागलपन जुनून है किसी काम को लेके। करना है तो करना है, फिर पीछे नहीं हटना। क्योंकि शायद मैं इस दुनिया में जितनी मोहब्बत अपनी एक्टिंग और इस सब चीज़ से करता हूँ, तो एक आदमी है जिससे मैं मोहब्बत बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ अपने बाप से करता हूँ। तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उनके जो अगर वो उनकी आंखों में आंसू नहीं आते तो शायद मैं ये सब जो 14 साल का संघर्ष है शायद नहीं कर पाता इतना। तो जिद थी, करना था, ज्वाइन किया, वहाँ पे थिएटर करना शुरू किया। एक के बाद एक पहले छोटे छोटे रोल मिले, भाला पकड़ के खड़े हो गए। अब इसमें क्या मिला कि आप पेड़ बन जाओ। अरे मन की यार पेड़ कैसे बन के एक्टिंग होगी, तो ये बड़ा मुश्किल रहा। तो वो जाट के हैं तो उनको समझ में था कि कैसे इन लोगों को मैनेज करना है, कैसे इनको सिखाना है। तो उन्हें बड़े प्यार से समझा के करके एक एक करके मुझे छोटे छोटे रोल देते रहे। उसके बाद में जो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जिससे बूस्टअप हुआ और जिसने शायद मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, तो एमएमएच कॉलेज से मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी, और इन दोनों ये लगातार काम सिलसिला चल रहा था। तो वो सब तंगी साथ में थी, घर कैसे सर्वाइव करेगा। क्योंकि जब किसी परिवार का मेन मुखिया 15 साल बिस्तर पे रहा हो तो कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे ग्रो करेंगे, कहाँ से खाने के लिए आएगा, क्या चीज़ें होंगी। घर की कंडीशन ऐसी आ गई थी कि शायद एक बल्ली को हटा के दूसरी बल्ली लगानी पड़ रही थी छत को रोकने के लिए। बरसात होती थी तो शायद बाहर ज़्यादा, मेरे घर में ज़्यादा पानी होता था उस वक्त। तो शायद ये मजबूती भी देती थी मुझे चीज़ें कि नहीं, मुझे नहीं रुकना है, लगातार करते रहना है, चाहे छोटे रोल मिले या कैसे भी मिले, मुझे करते करते एक दिन यहीं पे बड़ा रोल हथियाना है और उसमें प्रूव कर देना है कि थिएटर में मुझसे बड़ा अभिनेता कोई नहीं है। तो सब लोगों में ये जद्दोजहद होती रहती थी। तो बड़े भाई साहब नाम की एक कहानी थी जिसमें छोटे भाई का किरदार मुझे निभाने के लिए मिला। उसमें करीब करीब 308 लाइनें थी जो मुझे आज भी याद है छोटे भाई की। तो वो मैं रेल में, बसों में, पैदल चलती बार, खेत को जाती बार, मैं सिर्फ डायलॉग बोलता था। आधे लोग ये सोचते थे ये पागल हो गया। मैं गांव से जब निकलता था तो वॉकमैन लगा के, लीड लगा के, तो उसमें मैं अपने डायलॉग सुन रहा होता था और गांव के लोग ये बोल रहे होते थे कि यार देखिए ये फलाने का लड़का जा रहा है। और ये बस सबसे बेस्ट कमेंट था कि बाप तो नेता बनना चाहता था, अब ये हीरो बनना चाहता है, तो घर का सत्यानाश हो गया। तो उन दिनों जब मैं सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा जुनून के साथ तैयारी कर रहा था, उस समय मेरा उपहास बड़े तेज़ी से उड़ रहा था, बड़े अच्छे तरीके से। हालांकि दिल बहलाने के लिए कह लो, या एक जहाँ उपहास उड़ाने वाले होते हैं वहाँ समर्थन भी वाले लोग भी होते हैं आपके। तो उन दिनों एक आदमी था बुजुर्ग, तो उसने बोला कि यार जब चर्चा हो रही थी बहुत ज़्यादा बखियाँ उधेड़ी जा रही थी परिवार की, मेरी, तो उन्होंने बोला यार सेखी में ये लड़का जो चल रहा है ना, सेखी में भी बड़ी देसी कहावत थी कि सेखी में भी टका लगता है, तुम करके देख लो ये सब। एक लड़का सुबह निकलता है, रात को 9 मतलब सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात को 10:20 पे घर पहुंचता है। तो वो कुछ तो कर रहा होगा। अरे कुछ नहीं करता वो, बस इधर उधर की चीज़ें, तुमको सब रिजल्ट पता चल जाएगा। तो लगातार हम लोग लगे रहे, बड़े भाई साहब हमने तैयारी करी। और एमएमएच कॉलेज में मैंने जब वो पहली बार मंच पे मंचित हुई कहानी, तो शायद मेरे जो प्रधानाचार्य थे वहाँ पे और पूरे टीचर की जो लोग थे जो सामने बैठे हुए थे, वो ऐसे हैप रह गए कि क्या हमारे कॉलेज का कोई लड़का इतनी शुद्ध हिंदी भी बोल सकता है। क्योंकि कॉलेज बदनाम था गुंडों से क्योंकि गाजियाबाद का कॉलेज है मेरा, जहाँ सब चीज़ें चलती थी। तो पहली बार प्रिंसिपल साहब आए और शायद पहली बार मैंने प्रथम ट्रॉफी वो ली। पहली बार मैंने हज़ारों लोगों की तालियां जो मेरे कानों से नहीं निकली। अभी भी जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ कभी भी, तो वो दिन याद करता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो उस दिन जब 1000 लोगों की तालियां लगातार उस हॉल में, थिएटर हॉल में बजती रहीं, तो शायद उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये 1000 लोगों को अगर मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, अगर इनका एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ और इनका दिल मैं जीत सकता हूँ, तो मैं कल 100 करोड़ लोगों का भी दिल जीतूंगा। सो वहाँ से हिम्मत मिली, लगा रहा लगातार, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ने का शौक था। लाइब्रेरी में और एक किस्सा था कि सब लोग, कोई एसएससी की तैयारी करता था, कोई सिविल की तैयारी कर रहा था, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था। मेरी किताब खुली होती थी, उसमें लिखा होता था मोहन राखीस आषाढ़ का एक दिन, कि यार ये किस सिलेबस में आती है। यार ये सिलेबस मेरा थोड़ा बड़ा है,
तो इसको आपको 10-12 साल में पता चलेगा कि मैं किस सिलेबस की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन दिनों लगे रहे। वहाँ से फिर दिल्ली जाने का मौका मिला। दिल्ली मैंने भारती शर्मा जी के साथ 2 प्ले करने का मौका मिला। पहले मैं घर से जाता था 5 किलोमीटर जीटी रोड तक। जीटी रोड से एक बस पकड़ता था, क्योंकि पैसे होती नहीं तो बस के ऊपर चढ़ता था कि पैसा ना लगे। लालकुआ से फिर 62, नोएडा, 62 से फिर मदर डेरी से फिर 3 किलोमीटर चल के मैं आता था मयूर विहार फेस 1। तो वहाँ जाने के लिए, उतरने के लिए एक दिन लेट हो रहा था, तो मैं जस्ट 10 मिनट पहले कि यार यहाँ ब्रेकर पे थोड़ा बस रुक जाएगी, यहाँ कूद जाता हूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा रिहर्सल के लिए। मैं कूदा, जैसे ही मैं कूदा वैसे ही एक वैगनार आई और उसने उड़ा दिया। तो घूम के जब हम 3-4 बार गिरे तो मेरी पूरी बैग जा चुकी थी, मेरा पूरा फेस जा चुका था। और उसके बावजूद भी जब मैं उठा तो चक्कर आ रहा था। उठ के मैंने देखा कि यार अच्छा कोई रिक्शा वाला मिलेगा, बैठा। तो बैठ के मैं तेज़ी से निकला और जहाँ निकल के गया वो मेरा थिएटर था। मैंने लाख मेरे शरीर में क्या हुआ है, कैसे हुआ, इन सबको छोड़ते हुए मैं थिएटर में इन्फॉर्म करने के लिए गया था कि मैं मैडम 3 दिन 4 दिन नहीं आऊँगा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने मुझे देखा कि बाप रे ये एक्टर है या क्या बवाल है इसके अंदर, इतना जुनूनी, इतना पागलपन कि ये यहाँ दम ना तोड़ दे। सारे क्लास वाले उठे, जिसमें अमित बैसोया, करण शर्मा जी जो और सुमित वत्स जो आज बड़े दिग्गज एक्टर हैं, वो तीनों लोग थे। जब हम लोग साथ सीख रहे थे तो उन तीनों ने, अमित बैसोया साहब ने अपनी गाड़ी में डाला, उनके पास गाड़ी हुआ करती थी उन वक्त, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में डाल के सीधा हॉस्पिटल जाके एडमिट कराया मुझे। तो अगले दिन रिपोर्ट पता चली कि मेरे 8 फ्रैक्चर हैं सर में और 4 ब्लड क्लॉट बन गए। तो 3 महीने का मुझे रेस्ट दिया गया। उन दिनों मेरा ड्रीम जो इंटरव्यू होना वाला था 4 जून को, वो था। घर से परमिशन नहीं थी। 1 महीने बाद जस्ट ये, क्योंकि मई में हुआ था, तो 4 जून का आज तक वो तारीख नहीं भूलता हूँ मैं। 4 जून को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मेरा इंटरव्यू था। उसके बावजूद मैं पिताजी से कह के, क्योंकि ज़्यादा बोलना मना था, सर की चोट थी, तो पिताजी से मैंने बोला मैं वॉक करने जा रहा हूँ दोस्त के साथ बाहर खेतों में, तो मैं आता हूँ। मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और सीधा दिल्ली और अपना इंटरव्यू देने पहुँच गया। तो अनुराधा मैम बैठी थी, अनुराधा कपूर जी, NSD की जो मेन हेड है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला ठीक है बेटा कुछ गा के सुनाओ। अब डॉक्टर ने मना किया था कि जोर से मत बोलना, तेज आवाज़ में मत करना। अब जैसे ही मैंने पहला सुर लगाया, वहीं से नाक से ब्लड जाना चालू कि बेटा ये क्या, कैसे, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? नहीं मैडम 1 महीने पहले हुआ था। बट अरे तो आए क्यों फिर? नहीं मैडम मेरा सपना था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्टूडेंट बनूं और यहाँ से मैं अपने आप को मतलब ट्रेनिंग लूँ और ट्रेंड एक्टर बनूं और उसके बाद जाके मैं बॉम्बे में। अरे वो सब हो जाएगा, पहले जीवन है, अगर तुम। बट वो समझा रहे थे कुछ और, मैं समझना चाहता था कुछ और, मैं बताना चाहता था कुछ और कि मेरे लिए ये क्या चीज़ है, कहाँ मुझे पहुँचना है। शायद उसकी दवा एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो जो साइड में सिलसिला चल रहा था सीखने का, वो लगातार चालू था। संदीप सिंगेवाल जी के शागिर्द थे उस वक्त, तो लगातार हम उनसे सीखते जा रहे थे एक एक के बाद, चाहे कृष्ण लीला हो, चाहे रामलीला हो, चाहे प्रेमचंद जी की 300 कहानियाँ मैंने मंच पे मंचित करी। मुझे सही से याद नहीं है कि अगर मैं शायद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ तो ही शायद मेरी कोई छुट्टी हुई, वरना मैंने आज तक थिएटर में 5 साल का इतिहास था मेरा कि मैंने कोई छुट्टी नहीं करी, जिसका मेरे टीचर भी आज तक मानते हैं कि यार ये एक पागल आदमी मिला है और ये कुछ करेगा। तो वहाँ से ट्रेनिंग ली, ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, तो ठीक है अब करते। तो एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक टीचर हैं सत्यदेव दुबे, जो एक्टिंग अगर उनसे एक बार आप सीख लो तो शायद उनसे बड़ा कोई थिएटर का टीचर नहीं है। तो वो कुछ तो आपको सिखाते हैं ऐसा कि नसीर साहब और ओमपुरी साहब भी उनके साथ करते रहे लास्ट तक। तो पता चला कि ये बॉम्बे में रहते हैं और 6 दिन की वर्कशॉप है और बॉम्बे में ही होगी। तो यहाँ वहाँ से कहाँ से करके अपने दोस्त यारों से मैंने पैसे जुटाए और जमा किया और बॉम्बे चला गया। 6 दिन की वर्कशॉप लेके आया। तो ये दौर वही था जब ज़्यादा आवाज़ में नहीं बोलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है। तो उन्होंने मेरा प्रॉब्लम था एक कि मैं लास्ट वाला शब्द खा जाता था। तो उन्होंने मेरे मुंह में एक पेन लिए 8-10 और मुंह में दे दिए और बोला जोर जोर से चिल्लाओ। तो वापस से ब्लीडिंग और वो सब चालू। तो वो 6 दिन वर्कशॉप करने के अलावा मैं वहाँ एक जुहू में हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद वापस उनके साथ जुड़ा कि ठीक है बेटा तुम वापस जाओ, अभी जब तबीयत ठीक हो जाए आप वापस से आ जाओ। तो मैं मकरंद देशपांडे एक वहाँ पे बहुत बड़े अभिनेता हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा रंगमंच करते हैं। तो उनके साथ उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और उनके साथ मैंने रंगमंच करना चालू किया 2010 में, जब मैं सब कुछ छोड़ के आ गया यहाँ पे। तो धीरे धीरे रंगमंच करते रहे
और एक दो महीने का बस पैसा लेके आया था घर से दोस्तों से, जिनमें मतलब रणवीर और रोहित जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने शुरू में, एक ने, रोहित ने 1500 रुपये दिए, तो रणवीर ने 2500 रुपये दिए कि चलो भाई इतना ही लेके चलते हैं। वहाँ पे एक मेरा भाई था जो रणवीर से छोटा वाला था, वो IIT में उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। वहाँ जाके उसके साथ उसने अपने वहाँ रहने की मुझे परमिशन दी IIT में, सांताक्रूज पवई में। तो उसके बिस्तर के नीचे अंदर घुस जाते थे क्योंकि चेक इन होती थी, स्टूडेंट को नहीं रख सकते। तो वहाँ रह के दिन में मैं चला जाता था, रात को आता था ढूंढ के कि कोई PG में ढूंढ लेता हूँ और यहाँ रहना शुरू करता हूँ। तो PG मिला, थिएटर किया, धीरे धीरे ऑडिशन देना शुरू किया। सुबह रोज़ अपना बैग उठाया और वही जो हर एक्टर की कहानी होती है, 4-5 कपड़े बैग में डाले और ऑडिशन देना चालू। तो ये सिलसिला चलता रहा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इनके बीच में मुझे कहीं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या यूँ कह लो 5 मिनट, 10 मिनट का कुछ ऐसे रोल मिले कि मैं घर पे फ़ोन करता था कि पिताजी आज मेरा सीरियल आ रहा है। पिताजी इतने, शायद वो रिमोट सर्च करके और बटन दबाते थे, इतने मेरा रोल निकल जाता था कि बेटा कहाँ है, मैं देख रहा हूँ, बल्कि नंबरिंग से पहले था जस्ट, तो इतने में रोल गायब हो चुका था। तो मन में कहीं कचोट थी कि यार वो चीज़ नहीं मिल रही है। शायद पिताजी तो सही नहीं थे कि IAS PCS की तैयारी कर लो। तो लगातार कुंठा बढ़ती जा रही थी, घर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी क्योंकि पिताजी बीमारी के कारण नहीं कर पाए। तो करने वाला भी मैं, और मैं उन हालातों में बॉम्बे में जूझ रहा हूँ। मेरी स्थिति क्या है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि वहाँ का खर्चा ही कैसे मैं दोस्तों यारों से मांग के इधर उधर से करके चला पा रहा हूँ। इधर की भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, चीज़ें होती जा रही है। तो दिमाग में ना एक मतलब भूचाल सा वापस से वही कि यार ये क्या हो गया है, मतलब 3 गए 4 साल गए, वो नहीं मिल रहा है। तो एक दिन मेरे दोस्त अमित बैसोया का फ़ोन आता है कि प्रदीप एक ऑडिशन है यार, और मैं देखे, मतलब मैंने तेरा नंबर दे दिया है वैभव को, और तू जाके ऑडिशन दे दे। तो इन दिनों उससे पहले छोटे छोटे रोल जिनसे मैं थोड़ा सर्वाइव कर पा रहा था, सावधान इंडिया हो या क्राइम पेट्रोल हो, या एक और सीरियल आया था कोई है इश्क, तो इन सीरियलों ने मुझे शायद इतना कैपेबल किया कि दोस्तों के पैसे मिला के और मेरे पैसे मिला के हम सर्वाइव कर लेते। कि दोस्तों के पैसे से अपना किराया चला गया, अपने पैसों से कपड़े खरीद लिए, या स्विमिंग सीख लिया, डांस सीख लिया, तो वैसा करके हम लोग सिलसिला जारी था। तो वो फ़ोन आया, मैं ऑडिशन देने पहुंचा, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन बड़ा कमाल कर रहा। कट्टू मैं देखता हूँ कि ऑफिस के अंदर से 2 लोग आ रहे हैं, एक वो जो ऑडिशन लेके गया था, एक वो जिसने ऑडिशन देखा। तो ऑडिशन जो 2 लोग आ रहे थे, उसमें से एक आदमी ऐसा था जिसका मैं फ़ैन था। उसको देखते ही मैं इतना नर्वस हो गया। उनका नाम है इम्तियाज़ अली साहब। वो जैसे ही मेरे सामने आए और उन्होंने बोला प्रदीप कमाल कर दिया तुमने, शायद मेरी जो सर्च चल रही थी वो कंप्लीट हो गई है, एक ऑडिशन और करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर है, एक ऑडिशन फिर से करते हैं। ठीक है सर करते हैं, अच्छा करेंगे, हाँ अच्छे से करते हैं। मैं गया इधर, तैयार होकर वापस आया, ठीक है सर करते हैं। अब जैसे ही वो ऑडिशन किया तो इतना गंदा ऑडिशन गया, मैं इतना नर्वस हो गया उनके सामने, अरे बाप रे ये तो क्या हो गया। तो बैठे 20-30 मिनट अलग से बात की इम्तियाज़ साहब ने कि कल्चर क्या है, कहाँ से आए हो, कैसे, हंसी मजाक किया, कुछ म्यूज़िक सुना और कुछ कल्चर के बारे में पूछा। बात होते 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 उन्होंने फिर कि एक बार और अब करते हैं ट्राई, हाँ सर करते हैं। तो मेरे दिल में ये था कहीं कि शायद ये वो चाबी है जो ताला मेरे करियर पे लगा हुआ है, जो शायद ताला मतलब इतना भारी है कि अगर ये चाबी मैं नहीं ले पाया तो मैं ज़िंदगी भर ताला नहीं खोल पाऊंगा ये। तो वो एक थॉट में रख के कि अब चाहे जो भी हो पार या पार। तो मैंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन देने के बाद इम्तियाज़ साहब ने क्लैप की और उसके बाद उसी वक्त मुझे माउथ ऑर्गन लेने के लिए बोल दिया कि भाई तुम जाओ और जैसे शोले फिल्म में बच्चन साहब बजाते हैं आप ये अपने पास रखो और इसको प्रैक्टिस में ले आओ और काम करना चालू कर दो। सो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये सब होने के बाद, सब कुछ फाइनल होने के बाद जैसे ही मैं निकल रहा था कि हाँ सर सब डन हो गया, तो ये एक वो राज है जो मैं आज खोल रहा हूँ कि इम्तियाज़ साहब ने पूछा कि यार अच्छा सुन प्रदीप, तुमको ड्राइविंग आती है ना, उसमें ना एक टम्पू चलाना है तुम्हें। अब मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी बिल्कुल भी, और मैंने अंदर लेके और बोला कि सर ड्राइविंग ना मैं ऐसे 2 टायर पे चला देता हूँ, इतनी अच्छी मेरी ड्राइविंग है। और मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी कुछ भी। मैंने वहाँ से फ़ोन किया अपने भाई को, मोहित को, कि यार मैं फंस गया, मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर की पिक्चर मिली, मैं बाद में आके बताता हूँ एक्टर भी कौन है क्या है, लेकिन मुसीबत ये कि मुझे उसमें टाटा 460 टम्पू चलाना है। जिसने कभी 2 पहिया ना चलाया वो तो कैसे होगा। मैं आया, पिताजी को बताया। तो मेरे एक पिताजी के दोस्त हैं
उनका टम्पू का सूरजपुर में कुछ है, एक टम्पू की कुछ कारखाना है उनका, तो वहाँ गए। अब उस भाई साहब ने टाटा 4-7 उसके पास नहीं था, उसके पास था 12 टयरा। अब जिस आदमी ने कभी चलाया ना हो, सीधा 12 टयरा टम्पू ट्रक पे बैठा दिया कि ये चलाओ और सीखो आप ये चलाओ और सीखो आप। अब मैंने शुरू किया तो इतना नर्वस होके, उसने खुले ग्राउंड में 10 बीघे का मतलब ग्राउंड था, उसमें सोचा कि ये पलटेगा नहीं, तो उसको उल्टा सीधा जैसे चला सकता चला। तो मैं लगा हुआ हूँ 12-12, 14-14 घंटे रात दिन चला के करके, तो मैंने पहली ड्राइविंग सीधा का सीधा 12 टायर में सीखी। और वापस जब मैं पहुंचा सेट पे तो उन्होंने मेरे हाथ में दिया, तो हम लोगों ने मिले, करे, चलाई। और इम्तियाज़ अली साहब शॉट ले रहे हैं सामने, कहीं भूल से ब्रेक ना लगा तो पता चला कि खैर होप फॉर द बेस्ट। पिक्चर शूट हुई, पिक्चर आई और लोगों ने बड़ा प्यार दिया पिक्चर को, लेकिन उसमें कहीं शायद मेरा पहला ब्रेक तो मुझे मिल गया। लेकिन जो मैं चाहता था या जो मैंने माना था सुनने के बाद कि रॉक स्टार और जब वी मेट के बाद कोई पिक्चर आ रही है जो ब्लास्ट कर देगी, पिक्चर बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने देखी है हाईवे। बट उस पिक्चर में मेरा जो किरदार था वो उतना निकल के नहीं आया जितना आना चाहिए, जो मुझे चाहिए था। एक बार फिर आपको एक बहुत बड़ी चीज मिल के भी फिर वो वर्क नहीं कर पाई। मतलब जहां ए आर रहमान साहब हो जो म्यूजिक दे रहे हैं, जहां साजिद नडियाडवाला आपको प्रोड्यूस कर रहा है पहली पिक्चर में, इम्तियाज अली साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर 1 साल 2 साल कि कुछ अच्छा मिलेगा, इसके बिहाफ पे कुछ होगा, टीवी नहीं करना है, क्योंकि एक और बॉलीवुड में है कि यार ये कर लिया तो ये नहीं करना है, ये कर लिया तो वो कर लिया, आप जितनी सलाह लेते हो उतने फंसते जाते हो। तो साल 2 साल 3 साल गए, कुछ अच्छे ऑडिशन हुए, कुछ अच्छे रोल भी मिले। मैंने घर आया, आके अपने पीजी में जहाँ रहता था वहाँ पे 5,000 रुपये थे जेब में, सबका प्रसाद भी बांट दिया। कट्टू 3 दिन बाद पता चलता है कि ये रोल आपके हाथ में नहीं है, ये सडनली किसी और का फ़ोन आ गया, उनको दे दिया गया। तो ये सब दौर चल रहा था। कुछ दिन बाद आके एक और पिक्चर मुझे हॉलीवुड की मिली सैम शुक के नाम से, जिसने शायद मेरा और दायरा बड़ा किया, मुझे और कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं होगा, एक दिन होगा, जिस मौके की मुझे तलाश है वो मिलेगा। तो 2018 में एक फ़ोन आता है जय भाई का कि प्रदीप कहाँ पे है? आपके दिल में। अरे दिल में तो ठीक है, अभी लोकेशन क्या है? बॉम्बे। ठीक है, तो एक ऑडिशन है, वहाँ पे ऑडिशन दे के आ, भाटी नाम का किरदार है, वो जाके आप ऑडिशन दे दो। ठीक है, मैं ऑफिस पहुँचा, मैंने ऑडिशन दिया और हर तरह की तरह, हर बार की तरह ऑडिशन मतलब अच्छा ही जाना था, क्योंकि मौके की तलाश है तो हम लोग तो भरे हुए होते हैं कि बस एक बार स्क्रिप्ट मिले और हम परफॉर्म करें। ऑडिशन दिया, ऑडिशन उनके ऑफिस पहुंचा। उनके ऑफिस ऑडिशन पहुंचा तो वहाँ हरमन बवेजा साहब बैठे, विकी बहारी जी थे जो मेरे प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने बोला यार ये लड़के में ना बड़ा मतलब इसके अंदर ना पोटेंशियल दिखती है, इसको ना वेस्ट नहीं करते, इसको इन्वेस्ट करते हैं। इस किरदार से हटा के इसको एक पिंटू डेढ़ा नाम का जो किरदार है वो इसको सौंप, बट एक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो असिस्टेंट को बोला इसका और दिखाओ लुक, और ये तो सब परफेक्ट है। तो उन्होंने मैंने विकास बहल साहब की एक शॉर्ट फिल्म करी थी मैंने और आलिया भट्ट ने, तो गोइंग होम के नाम से थी। उन्होंने देखा कि नहीं यार है, इसको करते हैं। हरमन बवेजा साहब ने पूरा टेक लिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये वाला किरदार इसको देता है। सो मैं ऑफिस पहुंचा, बुलाया गया, बताया गया जिसके लिए आपको बुलाया गया वो नहीं है। सो मतलब नहीं है तो सिर्फ फिर क्यों बुलाया? अरे उससे बड़ा है। हाँ मतलब सर हार्ट अटैक मत करो, आप बताओ प्रॉपर बोलो कि आपको मिल गया, ये नहीं मिला है। हाँ ठीक है। सो उसकी तैयारी करनी है आपको, लेकिन आप कर पाओगे? हाँ सर मैं कर पाऊंगा, मैं एक्टर हूँ। नहीं रोल तो आप कर पाओगे, बट जो आपसे छोटे का किरदार निभा रहा है आपको उससे बड़ा बनना है और उसकी एज मुझसे ज्यादा है। हाँ सर कर लूंगा, क्योंकि इनर में ये चल रहा था कि शायद ये वो चाबी है जो पिछली बार मिस कर गया था, थोड़ा ताला खुला था, इस बार पूरा ताला खुल जाएगा। तो बोले कि हाँ मैं करता हूँ, बड़े का मैं किरदार कर लूंगा, मैं 40-45 साल का दिख जाऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ डन हुई, लुक वगैरह सब डिसाइड हुआ। जाते जाते उन्होंने बोला कि हाँ प्रदीप यार ये जो किरदार है ना ये पहलवान भी है। अब फिर वापस जो ड्राइविंग वाला था इधर आके पहलवान वाला अटक गया कि कर लोगे? हाँ सर मैं तो कर ही लूंगा। अब अगेन वो वाला थॉट चल रहा कि इम्तियाज सर को तो बोल दिया था, अब पहलवान भी वापस से। सो उधर राजेश भाटी है मेरे मित्र, हमेशा मैंने अपने दोस्तों का सहारा लिया और दोस्तों का बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो रणवीर हो, चाहे मोहित हो, चाहे वो राजेश हो, चाहे जतिन हो, चाहे वो अमित बैसोया साहब हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका नाम नहीं ले पा रहा, उनका भी पूरा योगदान है। तो उनको फ़ोन किया कि भाई रेसलिंग करनी है और मुझे आती नहीं है, कि ठीक है। तो उन्होंने धर्म भाई को फ़ोन किया, धर्म भाई ने किसी अरुण भाटी जी को फ़ोन किया मेरे लिए,
आके अखाड़ा खुदवाया गया। तो मैंने प्रोडक्शन में बोला कि कितना टाइम है मेरे पास। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 4 महीने हैं। मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लखनऊ मिलता हूँ, मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ सर, अगर आपकी तरफ से सब कुछ लॉक है। तो बोला बिल्कुल लॉक है, ठीक है सर। तो मैं नोएडा आया, ग्रेटर नोएडा, वहाँ आके रुक के मैंने तैयारी शुरू करी। मेरा भाई है छोटा सोनू, जो मुझे रोज़ सुबह लेके जाता था, शाम को लगा पूरे दिन अखाड़े में लगा रहता था, 12-12 घंटे। मतलब शरीर जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो जो भाई थे उन्होंने पहले दिन ही जाके, कि शायद उनको कुछ शो करना था अपना, उन्होंने उठा के मुझे सर से ऊपर से मारा कि भाई ये वाला स्टेप बन, कि नहीं यार धीरे धीरे सीखते हैं, कि खाली मुझे एक्शन करने हैं। तो उन्होंने सिखाया, हालांकि उन्होंने सिखाया बहुत प्यार से, चीज़ों से थोड़ा एडजस्ट होने के बाद में। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाटी जी का। तो हमने 4 महीने का टाइम लिया था, बट 3 महीने में प्रोडक्शन से कॉल आ गया कि शूट शुरू हो रहा है। मैंने कहा यार 30 दिन और है। नहीं अब नहीं है, क्योंकि शूट चालू हो गया, उसके बाद कुछ इनके और प्रोजेक्ट हैं, ठीक है करता है। गए, शो शूट किया, शो आया। इस बार जो पहला सीजन था, मेरे मात्र 8 से 10 सीन थे, तो जिम्मेदारी और लोगों के कंधे पे ज़्यादा थी। लोगों में सरसराहट हुई कि कोई एक्टर है, आया है, अच्छा परफॉर्म किया। अब मुझे ये मन में कि यार कब सेकंड सीजन शुरू होगा, कब आएगा, जिसके लिए मैंने साइन किया, जिसके लिए मुझे रोका गया है, मैं और सिद्धांत कपूर साहब जो छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। तो बीच में कहीं ऐसा लगा कि शायद इनका और किसी का तो कुछ गड़बड़ है और शो नहीं बन रहा है। अरे यार मैंने मतलब 1.5 साल तैयारी करी और शो कैसे नहीं बनेगा। सो मैंने भाई को फ़ोन मिलाया, अपने जो राइटर हैं इस शो के, उनको फ़ोन मिलाया मैंने, उनसे भाई जैसा संबंध हो गया कि ये ऐसे हो रहा। नहीं बात चल रही है, एक सीन में तुझे सुनाता हूँ। तो उन्होंने भट्टे वाला सीन मुझे सुनाया कि ऐसा लिखा भी जा चुका है, तो बिल्कुल परेशान मत हो, तेरे 2 साल की तैयारी तेरे काम आएगी, और संभाल के रख। कि मैं लगा हुआ हूँ भाई अभी भी। तो मैंने तैयारी नहीं छोड़ी, लगातार एक खूब था, और भी ऑडिशन नहीं दे सकता था, क्योंकि मैंने 20 kg वजन बढ़ाया था, 6 महीने मूछ ग्रो कर ली थी कि यही करना है। तो करना तो 1 साल में था, बट पेंडेमिक के कारण ये जो सब कुछ रहा, आप लोगों के सामने कोरोना आया, मेरे फैमिली से 3 लोग भी मैंने खो दिए शूटिंग के दौरान ही। तो बड़ा बर्डन, बड़ा हौच-पौच हो गई लाइफ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि राज कपूर साहब की लाइन है कि शो मस्ट गो ऑन। सो हिम्मत बंधाई अपनी, और सेट पे पहुँचे। सेट पे पहुँचने के बाद जिसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ, असलम राणा साहब का जो किरदार था, मेजर विक्रमजीत जी जो हैं, उनके साथ शूट किया। 4 दिन बाद पता चलता कि ये आदमी एक्सपायर हो गया है इसी बीमारी से, कोरोना से। अब जब 11वें दिन में सेट पे आ रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि यार ये माइक लगा रहा है, यहाँ से ना हो जाए, यार यहाँ से स्पॉट बॉय ये ना हो जाए। तो जहाँ मुझे अपना दबंगाई दिखानी है, जहाँ मेरा डर जनता में होना चाहिए कैरेक्टर, अब वो अंदर से इनर में कहीं 3 लोगों को घर पे खो दिया है, पूरी फैमिली कोरोना में हॉस्पिटल में एडमिट है, जो साथ में कर रहा है वो। तो बीच में आया कि यार छोड़ देते हैं शो, मतलब हम ही नहीं रहेंगे तो शो होगा कैसे। तो मेरा दोस्त है मुनीश, जिसने मेरा बड़ा सांत्वना दी, बड़ी मेरी हिम्मत बढ़ाई कि भाई होगा, मैं केयर करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, डायलॉग याद कराना, सब कुछ करना, उसने बड़ा साथ दिया मुनीश तंवर साहब ने मेरा। तो हम लोग गए, और एक जो जिद, जब मेरे साथ शायद ऐसा होता है कि मैं यहाँ हिम्मत हार रहा हूँ, तो मैं पापा की वो जो आंखें हैं ना, वो याद करता हूँ, जिस दिन मैंने ये भूचाल अपने अंदर चलाया था, या जो एंग्री मैन जो मेरे अंदर आया था कि नहीं यार करना है, मरना तो एक दिन है, शायद यहाँ पे शहीद होंगे तो कम से कम एक लाइन छपेगी कि एक्टर प्रदीप नागर ने दम तोड़ा ऑन सेट, तो ये तो न्यूज़ आएगी पेपर में, फेमस ही तो होना है, ऐसे हो जाएंगे। तो अंदर चलता था, किया, 70 दिन का शूट हुआ। शूट होने के बाद हम लोग घर लौटे। मैंने अपना सारा गेटअप वेटअप हटा के, और उस रूल से बाहर निकलने के में भी मुझे करीब 45 से 50 दिन के अंदर तो मैं शायद अपने दिमाग को शांत कर पाया हूँ। जो भयानक चीज़ें थी, जो दरिंदगी थी, जो हैवानियत मैं अपने अंदर लेके आया, उन दिनों मैं किसी दोस्त से भी नहीं मिल रहा था, और अपने दोस्तों को भी मना करते थे कि मेरे बात मत करना यार, क्योंकि कहीं गाली गलौच ना निकल जाए, कहीं मैं तुमको कुछ ना बोल दूँ। तो एक तरफ नोएडा में अपने को एक जगह लेके बंद कर लिया था, और इंतज़ार था उस घड़ी का जिसके लिए शायद मैंने ये तैयारी करी थी। तो वो दिन आया, और वो दिन डेट बदलते बदलते कि ये डेट को हो रहा है, ये डेट को हो रहा है, तो बेकरारी बढ़ती जा रही है। फाइनली पता चला कि ये 20 जनवरी को शो लॉन्च हो रहा है। अब जैसे ही पहला ट्रेलर आया, ट्रेलर आते ही जो लोगों के फ़ोन बजने चालू हुए, आप मेरा यकीन मानना कि मेरे 14 साल के जो खून के आंसू थे, वो एक एक करके मुझे उनकी संतुष्टि मिल रही थी। जिन जिन लोगों के वो फ़ोन है, चाहे वो कोई मंत्री है, चाहे कोई अभिनेता है, बड़े से बड़े अभिनेता जो मेरे सहपाठी हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल है,
उनके भी फ़ोन मेरे पास आए और मेरे रूह को सुकून आया, बट एक बेकरारी अंदर थी कि यार ये ट्रेलर है, यार पिक्चर आने दे, पिक्चर में क्या होना है, मतलब रिलीज होने। और जैसे रिलीज हुआ, रात भर मैं तो देखता रहा अपने साथी के साथ, और उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ है, एक के बाद एक, शायद लाखों कमेंट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, मेरे हाथ दुख गए। मैंने खुद लोगों को रिप्लाई किया जो लोग मुझे लिख रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आज पिंटू डेडा का जो किरदार है वो लोगों के सामने है, और शायद उस किरदार की वजह से मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, या जो मैंने और 70-80 जो भी इंटरव्यू मैंने दिए हैं सब उसकी वजह से मैं दे पा रहा हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि शायद मैं 2012-13 में जब फेल हो रहा था, जब तब छोड़ दे तो शायद यहाँ नहीं पहुँचता आज। तो किसी ने, जब लाइब्रेरी में हम लोग तैयारी करते थे तो एक लाइन लिखी हुई थी कि एक बूंद जब ऊपर से टपकती है एक पत्थर पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही बूंद अगर लगातार टपकती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती। तो रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको लगातार बने रहना है और आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन में कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन होता जरूर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं अभिनेता प्रदीप नागर आपके सामने दोबारा आता रहूंगा और अच्छे काम लेके आता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे जैसे पिंटू डेडा को प्यार। शुक्रिया।